एक न्यू बॉर्न बेबी को उसका फादर डीमंस को भेज देता है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। स्टोरी की शुरुआत होती है डाइगो कागेमित्सु नाम के बंदे से, जो कि लॉर्ड बुद्धा का भक्त होता है। बहुत सालों से बहुत सारी प्रेयर्स के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उसके पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो हॉल ऑफ हेल में जाता है, जो कि डीमन से कम्युनिकेट करने की उसके गाँव में एक जगह होती है, जो कि उसकी गाँव की एक पहाड़ी पर होती है। अंदर जाने पर उसे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ दिखता है। उस डीमन टेम्पल के अंदर वो ओल्ड मैन लॉर्ड डाइगो से कहता है, अगर तुमने डीमन से डील की तो मरने के बाद तुम्हें नर्क मिलेगा, तो क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? जिस पर डाइगो कहता है कि लॉर्ड बुद्धा मेरी कोई भी प्रेयर का जवाब नहीं दे रहा है और मेरे पास डीमन से डील करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बोलकर डाइगो उस ओल्ड मैन को अपनी तलवार की मदद से मार देता है। फिर लॉर्ड डाइगो डीमंस को बताता है कि वो एक इस्कावा विलेज का राजा है और उसके राज्य में महामारी के चलते आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और बाढ़ की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे हालत रहे तो उसका राज्य तबाह हो जाएगा और उसके सभी सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसके बाद वो 12 डीमन से डील करता है कि अगर वो उसके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे पूरी कंट्री का राजा बना देंगे तो बदले में वो डीमंस को कुछ भी देने के लिए रेडी है। तभी पूरे डीमन टेम्पल के ऊपर बिजली चमकने लगती है और उससे लॉर्ड डाइगो के सर पर क्रॉस का निशान बन जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड डाइगो की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, आसमान में बिजली चमकती है और उस बच्चे के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद उस बच्चे को देखकर बाकी सभी औरतें डरने लगती है और वहाँ से जाने लगती हैं। अभी डाइगो वहाँ पर आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब डर के भाग रहे हैं। फिर डाइगो जैसे ही उस बच्चे के ऊपर से कपड़ा हटाता है, वो देखता है कि उस बच्चे की आँख, नाक, बॉडी, स्किन कुछ भी नहीं होता, पर वो जिंदा होता है। जिससे डाइगो समझ जाता है कि डीमंस ने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया है और बदले में उसके बच्चे के बॉडी पार्ट्स को ले लिया है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। डाइगो उस बच्चे को वहीं पर बैठी एक ओल्ड लेडी को दे देता है और उससे बोलता है कि इसे कहीं दूर फेंक देना। यह सुनकर डाइगो की वाइफ बच्चे को ना मारने के लिए कहती है कि वो जैसा भी है हमारा बच्चा है, प्लीज ऐसा मत करो। पर डाइगो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम मुझे एक और बच्चा दोगी जिसे मैं राजा बनाऊंगा। अभी डाइगो देखता है कि लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू होता है, जिसका सर उस लाइटनिंग के समय टूट गया था। तभी डाइगो की दूसरी वाइफ कहती है कि लॉर्ड बुद्धा ने बच्चे को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दिया है। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड लेडी को बच्चे को ले जाते हुए देखते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी उस बच्चे को एक नाव में लेटा देती है और नाव को पानी में छोड़ देती है और उस बच्चे के गले में एक लॉकेट होता है जिसके ऊपर डाइगो की क्लेन का साइन होता है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक डीमन होता है जो उस पर अटैक करके उसको खा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक अंधा आदमी आ जाता है जिसका नाम बीवा मारू होता है और वो उस डीमन की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आता है, बीवा मारू उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो उस नाव में उस बच्ची की प्रेजेंस को फील करता है, जिससे उसको वो ना ही कोई ह्यूमन लगता है और ना ही कोई मॉन्स्टर। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। देखते देखते 16 साल निकल जाते हैं। फिर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जुकाई बताया जाता है, जो कि मरे हुए लोगों को प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म्स, आईज लगा रहा होता है। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि किसी तरीके से सरवाइव करके जिंदा रहता है और अब उसका नाम याक्कीमारू है और याक्कीमारू प्रोस्थेटिक लेग्स, आर्म्स, आईज का यूज कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसका फेस भी एक मास्क होता है और वो एक विलेज की तरफ जा रहा होता है। उसी विलेज में डोरोरो नाम का एक लड़का चुराया हुआ सामान बेच रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसका वो सामान होता है। डोरोरो उसको देखकर डर जाता है और वहाँ से किसी तरीके से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते। डोरोरो भागते भागते एक ब्रिज के पास पहुँच जाता है जहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। अभी वो लोग ब्रिज के ऊपर एक लड़के को देखते जो कि याक्कीमारू होता है। याक्कीमारू सामने की तरफ पानी में डीमंस को देख रहा होता है क्योंकि उस पानी में उसे डीमन की प्रेजेंस दिखाई देती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या देख रहा है, क्योंकि उनको पानी के ऊपर सिर्फ बहता हुआ कचरा दिखाई दे रहा होता है। तभी वो डीमन पानी में से निकलकर उन सभी लोगों को खा जाता है। वो डीमन डोरोरो को खाने की कोशिश करता है पर याक्कीमारू उसे बचा लेता है। याक्कीमारू अपनी प्रोस्थेटिक आर्म्स में लगी स्वॉर्ड से उस डीमन से फाइट करता है
और थोड़ी ही देर में याकिमारू उस डीमन को हरा देता है। फिर डोरोरो याकिमारू को उसके प्रोस्थेटिक आर्म्स देने जाता है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, पर याकिमारू से कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिससे डोरोरो को पता चल जाता है कि याकिमारू ना सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। लेकिन तभी याकिमारू की बॉडी शेक करने लगती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसकी फेस स्किन वापस आ जाती है। मतलब याकिमारू को अगर उसकी बॉडी चाहिए तो उसको 12 डीमंस को मारना होगा और ये उनमें से ही एक डीमन होता है। दूसरी तरफ डाइगो के पास एक बिजली चमकती है। फिर वो हेल ऑफ हेल में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि 12 डीमन स्टैचू में से एक स्टैचू टूट चुका है। ये देखकर वो डर जाता है और उसके विलेज में फिर से वही आपदाएं आनी शुरू हो जाती हैं। हम याकिमारू और डोरोरो को साथ में देखते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं और डोरोरो उससे पूछता है कि तुम देख सकती हो या नहीं, और तुमने उससे फाइट कैसे की, और तुम्हारे हाथों में ये स्वॉर्ड कहाँ से आई, बोलो ना कुछ। और याकिमारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। उसके बाद याकिमारू बेरीज दिखती हैं और उन्हें वो खा लेता है। जैसे ही शाम का समय होता है डोरोरो नदी के पास आग जलाकर बैठ जाता है और डोरोरो याकिमारू से फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन याकिमारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता, ना ही उसको कुछ दिखाई दे रहा होता है। वो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के कलर से उसका पता लगा लेता है कि वो उसके लिए अच्छा है या बुरा। जैसे कि व्हाइट कलर अच्छा होता है और रेड कलर डीमंस का कलर होता है। डोरोरो का ऑब्जेक्ट कलर व्हाइट होता है, मतलब वो उसके लिए सेफ है। दूसरे दिन याकिमारू फिश पकड़ रहा होता है और डोरोरो उसके पास आकर बताता है कि उसने ऐसा कुछ सुना है जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। डोरोरो उसे वहाँ ले जाने लगता है और रास्ते में उसे बताता है कि एक मॉन्स्टर किसी विलेज पर आतंक मचा रहा है। वहाँ से विलेजर्स और ट्रेवलर्स गायब होते जा रहे हैं, पर याकिमारू को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। कुछ ही देर में वो दोनों उस विलेज में पहुंच जाते हैं और उस विलेज के हेड से डोरोरो बात करता है। डोरोरो कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे विलेज में कोई मॉन्स्टर है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो याकिमारू को एक मॉन्स्टर स्लेयर बताता है और कहता है कि इसने कल ही एक बड़े से मॉन्स्टर को मारा था, और सभी विलेजर्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम याकिमारू और डोरोरो को उसी गाँव के एक घर में रेस्ट करते हुए देखते हैं। सुबह एक आदमी उन दोनों के पास आता है और उनको बोलता है कि उन दोनों को लेडी वेंडाई बुला रही है, जो कि उस विलेज की चीफ होती हैं। जैसे ही वो दोनों वेंडाई से मिलते हैं याकिमारू उसे देखते ही उस पर हमला करने लगता है और गांव के लोग उन्हें पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। और डोरोरो याकिमारू पर गुस्सा कर रहा होता है। उन दोनों के साथ साथ वहाँ पर बियोमारू भी होता है, वही अंधा आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा था। फिर बियोमारू डोरोरो से बोलता है कि उसने उसके दोस्त को मतलब याकिमारू को पहले भी कहीं देखा है, और डोरोरो उससे बोलता है कि तुम तो अंधे हो, तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है। जिस पर बियोमारू बोलता है हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जो तुम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि तुम्हारी सोल एकदम व्हाइट है। यह सुनकर डोरोरो को समझ आ जाता है कि याकिमारू भी ऐसे ही देख सकता है। तभी बियोमारू और याकिमारू सेंस करते हैं कि कोई मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है याकिमारू उस पर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर का पीछा करते हुए याकिमारू उसी विलेज चीफ औरत के पास पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बियोमारू और डोरोरो भी आ जाते हैं। याकिमारू को देखकर वो औरत कहती है कि क्या तुम मुझ पर फिर से हमला करने के लिए आए हो, क्या तुम एक बीमार औरत पर हमला करोगे। ये सुनकर बियोमारू बोलता है कि चुप रहो, मुझे पता है तुम कौन हो, मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरत एक डीमन है जिसका सोल का कलर मर्की होता है, जो कि सबसे बेकार कलर में से एक है। तभी वो औरत एक डीमन में बदल जाती है और याकिमारू से फाइट करने लगती है। याकिमारू उसकी आइज पर हमला करता है। तभी वहाँ पर विलेज हेड आ जाता है और उस डीमन को भाग जाने में उसकी हेल्प करता है। याकिमारू उसके पीछे पड़ जाता है। इधर डोरोरो उस आदमी पर गुस्सा हो रहा होता है और बियोमारू उस आदमी से बोलता है कि तुम्हें ये पहले से पता था कि वो डीमन है और तुम उस डीमन को ट्रेवलर्स को खिलाते थे। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि वो विलेजर्स को ना खाए। डोरोरो बोलता है कि तुम हमको भी उसे खिलाना चाहते थे। दूसरी तरफ याकिमारू उस डीमन को मार देता है और डीमन को मारने पर लेडी वेंडाई भी मर जाती है, क्योंकि डीमन ने उसकी बॉडी को पोजेस करके रखा था। ये देखकर वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है। फिर विलेज हेड बताता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, पर ट्रेवलर्स को मारकर उनकी पैसों से गुजारा करते थे। ये सुनकर वो तीनों बहुत गुस्सा होते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में डोरोरो याकिमारू से माफी मांगता है, क्योंकि याकिमारू ने जब लेडी वेंडाई पर हमला किया था तब डोरोरो ने उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, इसलिए डोरोरो माफी मांग रहा होता है। फिर याकिमारू जमीन पर कुछ लिखता है और बियोमारू उसको टच करके डोरोरो को बताता है कि तुम्हारे दोस्त का नाम याकिमारू
याक्कीमारू है और बियोमारू को याक्कीमारू के बारे में सब कुछ याद आ जाता है जो 16 साल पहले हुआ था। फिर हम डाइगो को देखते हैं और एक सैनिक उसको बताता है कि हमारे पास वाले विलेज ने हम पर हमला कर दिया है बहुत सारे सैनिक के साथ। सुनकर डाइगो को समझ आ जाता है कि 16 साल पहले उसने डीमन से जो डील की थी वो अब टूट रही है। डाइगो सैनिक को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि हॉल ऑफ हेल में एक और डीमन का स्टैचू टूटने लगता है जिसकी वजह से याक्कीमारू की बोन्स वापस आ जाती हैं। उसके बाद हम 16 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वॉर के बाद चारों तरफ बस डेड बॉडीज होती है। वहीं पर हम जुकाई नाम के आदमी को देखते हैं जो कि लॉर्ड शिवा का एक नौकर होता है और वो जिंदा लोगों को बड़ी बेरहमी से सूली पर चढ़ा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी ऐसा ना करने के लिए रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुकाई की आर्मी का एक सैनिक उसकी पत्नी को मार देता है और ये देखकर जुकाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक चट्टान से कूद जाता है और वो किसी तरीके से बच जाता है और कुछ सालों बाद एक डॉक्टर बन जाता है। लोगों को फ्री में प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स देता है और सभी विलेज के लोग उसे लॉर्ड बुद्धा का अवतार समझते हैं और उसका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम कानामी है, जिसको जुकाई के साथ काम करना अच्छा लगता है। एक दिन कानामी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा होता है और रास्ते में उसको एक माँ और बेटे मिलते हैं और उसकी माँ बताती है कि एक सामुराई ने इसका हाथ काट दिया है। कानामी उस लड़के को लेकर जुकाई के पास आ जाता है और जुकाई उस बच्चे का इलाज करता है। फिर वो माँ बेटे जा रहे होते हैं और कानामी उनको छोड़ने के लिए साथ में जाता है। वो औरत उसे बताती है कि जुकाई डॉक्टर बनने से पहले शिवा क्लेन का एक सैनिक था। इसके बाद कानामी वापस घर पहुंचकर जुकाई से पूछता है कि आप शिवा क्लेन के एक सैनिक थे। जुकाई समझ जाता है कि कानामी को सब कुछ पता चल चुका है। जुकाई उसे बताता है कि चट्टान से कूदने के बाद मुझे कुछ फॉरेनर्स ने बचा लिया था। उनकी कंट्री में मैंने प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स बनाना सीखा ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। ये सुनकर कानामी कहता है कि उस शिवा क्लेन से होने वाली जंग में मेरे पिता भी थे, इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। यह सुनकर जुकाई को समझ आता है कि उस दिन जिस आदमी को उसने मारा था वो कानामी के पिता थे। अभी कानामी जुकाई को मारने के लिए एक चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जुकाई उससे कहता है कि मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है, पर मुझे उस बच्चे के लिए एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाना है, उसके बाद तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनकर कानामी उसको नहीं मारता। फिर कानामी उसका प्रोस्थेटिक लेग भी फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जुकाई ये देखकर बहुत परेशान होता है और उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे चला जाता है। अभी नदी किनारे जुकाई को एक बोट मिलती है जिसमें एक बच्चा होता है जो कि याक्कीमारू होता है और जुकाई देखता है कि याक्कीमारू जिंदा है और सांस ले पा रहा है। और एक साल बाद डाइगो की पत्नी एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल होता है और उसका नाम तोहामारू होता है। उसे देखकर डाइगो बहुत खुश होता है। अब 6 साल बाद हम देखते हैं कि याक्कीमारू 6 साल का हो चुका है और जुकाई ने उसको प्रोस्थेटिक आर्म्स, लेग, फेस मास्क तक दिया होता है। याक्कीमारू का नाम भी उसने ही दिया होता है। अब एक दिन याक्कीमारू जंगल में घूम रहा होता है, तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और जुकाई सही टाइम पर आकर उसको बचा लेता है। आगे जुकाई सोचता है कि याक्कीमारू को वो हमेशा नहीं बचा सकता और इस दुनिया में उसको जीने के लिए फाइट करनी होगी, इसलिए जुकाई उसको लड़ना सिखाता है और 10 साल तक ट्रेनिंग के बाद याक्कीमारू एक डीमन हंटर बन जाता है। डीमन से फाइट करते हुए याक्कीमारू उस डीमन को मार देता है। उस डीमन को मारते ही याक्कीमारू का पैर रिजनरेट हो जाता है और ये देखकर जुकाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो याक्कीमारू के आर्म्स में स्वॉर्ड्स फिट कर देता है और एक लॉकेट भी देता है जो कि बचपन में उसके गले में था, रख करके उसको जाने देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डोरोरो बियोमारू से कहता है कि अगर याक्कीमारू ऐसे ही घूमते घूमते मॉन्स्टर को मारता जाएगा तो उसकी बॉडी वापस आ जाएगी, मतलब उसकी बॉडी वापस मिल जाएगी। जिस पर बियोमारू कहता है किसी ने बहुत पहले इसकी बॉडी के बदले डीमन से कोई डील की होगी। सुनकर डोरोरो कहता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। फिर याक्कीमारू उठकर आता है और आग पर पैर रख देता है जिससे उसको पेन होता है, मतलब उसकी सेंस करने की शक्ति वापस आ गई है। अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रे कर रही होती है और वो याक्कीमारू को देखती है जो कि बारिश में भीग रहा होता है। उसको बारिश में भीगते देख वो कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी डोरोरो उसको बताती है कि वो सुन नहीं सकता। फिर वो दोनों आपस में कुछ बात करने लगती है। तभी एक जख्मी इंसान उनके सामने आता है और वहीं पर गिर जाता है। हम याक्कीमारू को देखते जो किसी के पीछे भागने लगता है और डोरोरो भी उसके पीछे आ जाता है और वो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। भी एक इंसान याक्कीमारू पर तलवार से हमला करता है और डोरोरो उससे कहता है कि क्या तुमने इन सभी लोगों को मारा है। जिस पर वो इंसान कहता है कि मेरी तलवार खून की प्यासी है इसलिए मैंने इन सभी लोगों को मार दिया, और कहता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, ये एक कर्स स्वॉर्ड है जो लोगों का खून पीती है और जिसके हाथ में भी ये स्वॉर्ड होती है ये उसको कंट्रोल कर लेती है और उसके सामने कोई भी हो वो उसे मार देती है। ये बोलकर वो इंसान याक्कीमारू पर फिर से अटैक करता है और लड़ते लड़ते वो दोनों एक
एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वो इंसान याकीमारू के पैर में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। वो तलवार याकीमारू के प्रोस्थेटिक लेग के साथ नीचे गिर जाती है और वो इंसान भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वे डोरोरो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा पैर कहाँ है, रुको मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। फिर डोरोरो जंगल में चला जाता है जहाँ पर उसको उस प्रोस्थेटिक लेग में तलवार लगी हुई दिखती है। जैसे ही डोरोरो उस तलवार को टच करता है वो तलवार चमकने लगती है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसको याकीमारू पर हमला करने वाला इंसान मिल जाता है और वो उसको अपने घर ले जाती है और हमें पता चलता है कि वो इंसान उस लड़की का भाई है और वो लड़की बहुत टाइम से उसका इंतजार कर रही थी। उसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं जिसको वो तलवार खींच कर कहीं ले जा रही होती है और डोरोरो उससे कहता है कहाँ लेके जा रही मुझे पागल स्वॉर्ड। तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जिन पर वो स्वॉर्ड अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसके डर से वो लोग भाग जाते हैं। डोरोरो उस तलवार को रोकने की कोशिश करता है पर वो तलवार उसको और आगे की ओर ले जाती है। याकीमारू उसको पीछे से देख लेता है और वो देखता है कि डोरोरो एक विलेज की तरफ जा रहा है जहाँ पर वही लड़की और उसका भाई होता है। आगे हम देखते हैं कि डोरोरो विलेज में आ गया है जिससे सभी लोग छुप जाते हैं। तभी डोरोरो के सामने याकीमारू आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर डोरोरो डर जाता है। हम उन दोनों भाई बहन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि भाई चलो हम अपने घर चलते हैं, जिस पर उसका भाई कुछ नहीं बोलता। फिर हमें इस बंदे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें पता चलता है कि वो एक सैनिक था और उसका कमांडर उसको एक आदमी को मारने के लिए कहता है पर वो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। तभी उसका कमांडर उसको एक स्वॉर्ड देता है जिसको लेते ही वो उस आदमी को मार देता है। उसका कमांडर उससे कहता है कि ये तलवार खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद एक एक करके वो सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद कमांडर उस तलवार का नाम ईरू बताता है। फिर वो इंसान कहता है कि इस तलवार को और खून चाहिए और वो कमांडर के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उसकी बहन उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको धक्का देकर कहता है कि निराई मुझे बुला रही है। दूसरी तरफ याकीमारू डोरोरो पर हमला कर रहा होता है और डोरोरो कहता है अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ डोरोरो, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। याकीमारू उस पर अटैक करते जाता है। डोरोरो के हाथ से वो तलवार छूट जाती है। उस तलवार के छूटते ही डोरोरो याकीमारू को थैंक यू बोलता है और डोरोरो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर उस बहन का भाई आ जाता है, तलवार को उठा लेता है और याकीमारू पर हमला कर देता है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस आदमी की बहन वहाँ पर आ जाती है और वो उसके भाई को ना मारने के लिए कहती है और डोरोरो भी उठ जाता है लेकिन याकीमारू उसके भाई को मार देता है और अपने भाई को मरा देखकर वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि याकीमारू के कान में दर्द होने लगता है जिससे पता चलता है कि याकीमारू के सुनने की शक्ति वापस आ गई है और उसको उस लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है। और दूसरी तरफ हम डायगो को देखते हैं जो कि हॉल ऑफ हेल में होता है जहाँ पर एक और डीमन का स्टैचू टूट चुका होता है। उसके बाद हम याकीमारू को देखते हैं जो कि अभी भी अपने कानों को कवर करके बैठा होता है। ये देखकर डोरोरो एक कपड़ा लेकर उसके कान से बांध देता है और इतने में एक मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और याकीमारू साउंड की वजह से उससे सही से फाइट नहीं कर पा रहा होता। अभी बीमारू वहाँ पर आ जाता और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर डोरोरो बीमारू को बताता है याकीमारू को सब कुछ सुनाई देने लग गया है और डोरोरो याकीमारू के लिए पास के विलेज से दवाई लाने के लिए कहता है पर बीमारू उसको रोकता और कहता है कि सिकाई क्लेन ने अपने ही साथी को धोखा देकर उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है, मतलब के जंग का ऐलान कर दिया है और तुम्हारा वहाँ पर अभी जाना सही नहीं रहेगा। दूसरे दिन हम सुबह सुबह याकीमारू को देखते हैं जिसको किसी की आवाज सुनाई दे रही होती है और याकीमारू उसको फॉलो करते करते एक लड़की के पास पहुंच जाता है और वो लड़की नदी में अपने कपड़े साफ कर रही होती है। याकीमारू को देखकर वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट लगी है क्या। याकीमारू उसके ऊपर गिरने लगता है। तब उस लड़की को पता चलता है कि याकीमारू देख नहीं सकता और उसकी तबीयत बहुत खराब है। पीछे से डोरोरो और बीमारू भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की के साथ उसकी रहने वाली जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वो लड़की याकीमारू का ख्याल रखती है और ऐसा करने के लिए बीमारू उस लड़की का शुक्रिया करता है। उस लड़की का नाम मियो होता है और मियो बताती है कि ऐसे ही वो और भी बच्चों का ख्याल रखती है क्योंकि वो सभी बच्चे अनाथ हैं। डोरोरो एक छोटे बच्चे से बात कर रहा होता है जो उसको बताता है कि मियो हमारे लिए नाइट में काम करती है और दिन में रेस्ट करती है, इसलिए घर का काम हम लोग करते हैं। दूसरी तरफ बीमारू सिकाई क्लेन की लड़ाई से बचने के लिए छुपने की जगह देखने के लिए चला जाता है। आगे हम डायगो को देखते हैं जिसका राज्य अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा होता है और उसी का दोस्त सिकाई उसके खिलाफ जंग का ऐलान भी कर देता है और एक मंथ से उसके राज्य में बारिश भी नहीं हुई होती जिसकी वजह से फसल सूख चुकी होती है, जिस पर उसकी पत्नी
कहती है कि आपने डीमन से डील करके गलती कर दी। उसके बाद हम बियोमारू को देखते हैं जिसको शिकाई क्लेन से बचने के लिए जगह मिल जाती है, पर वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है। फिर बियोमारू ये सब याक्कीमारू और डोरोरो को बताता है। ये सुनकर याक्कीमारू उसको मारने के लिए निकल जाता है। डोरोरो उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि याक्कीमारू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती। याक्कीमारू नहीं रुकता। रास्ते में बियोमारू नोटिस करता है कि याक्कीमारू एक डीमन में बदल रहा है। दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो कि काम करने के लिए निकल जाती है और रास्ते में दो सामुराई से कहती है कि मुझे काम की जरूरत है। डोरोरो भी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ जाता है। दूसरी तरफ याक्कीमारू और बियोमारू उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाते हैं और याक्कीमारू की हालत अभी भी सही नहीं होती, जिस पर बियोमारू उसको रोकता है, पर याक्कीमारू उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इससे मॉन्स्टर और याक्कीमारू में घमासान लड़ाई होती है। इस तरफ हम फिर से डोरोरो को देखते हैं जो कि मियो को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो एक आर्मी कैंप के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो मियो को देखता है और उसे देखकर डोरोरो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मियो एक प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही होती है, इसलिए वो हमेशा नाइट में आती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर से फाइट करते हुए याक्कीमारू का पैर मॉन्स्टर खा जाता है। बियोमारू उसको बचा लेता है। सीन फिर से डोरोरो पर आता है जो मियो को ऐसा देखकर बहुत निराश होता है, साथ में वो बहुत दुखी भी होता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसको याक्कीमारू और बियोमारू मिलते हैं। डोरोरो जैसे ही याक्कीमारू का पैर देखता है वो डर जाता है। बियोमारू डोरोरो को बताता है कि जब से इसने अपना पैर खोया है इसकी वॉइस वापस आ गई है। दूसरे दिन सुबह हम मियो को आते हुए देखते हैं और उसके पैर में चोट लगी हुई होती है और वो छोटा बच्चा उसको बताता है कि याक्कीमारू घायल है। ये सुनकर मियो जल्दी से अंदर आकर याक्कीमारू का इलाज करना स्टार्ट कर देती है। तभी डोरोरो मियो के हाथ पर चोट के निशान देखता है और उसको कल रात की याद आ जाती है और मियो डोरोरो को देखकर समझ जाती है कि कल नाइट में डोरोरो ने उसको देख लिया था और डोरोरो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम डाइगो को देखते हैं और उसके छोटे बेटे ताहुमारू को, जो जंग में जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन डाइगो उसको ले जाने के लिए मना कर देता है और उसको ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। फिर ताहुमारू अपनी माँ से कहता है कि आप फादर से कहो कि वो मुझे जंग में लेके जाएं, लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है, जिस पर ताहुमारू कहता है कि मैं कुछ भी करूं आप कभी भी मुझसे खुश नहीं होती और मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ताहुमारू एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ से वो देखता है कि उसकी माँ लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू के सामने प्रे कर रही होती है और ताहुमारू पर उसका कोई भी ध्यान नहीं होता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और ताहुमारू को शक होता है कि उसके माता पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं। हम याक्कीमारू को देखते हैं जो कि चलने की कोशिश करता है पर गिर जाता है। तभी मियो उसको उठाती है और उसको रेस्ट करने के लिए कहती है और उसको अपना गाना सुनाती है। याक्कीमारू को पसंद है और ये सब डोरोरो और बियोमारू चुपके से देख रहे होते हैं। बियोमारू नोटिस करता है कि मियो के गाने की वजह से याक्कीमारू के अंदर के डीमन फ्लेम्स कम हो जाती हैं। फिर बियोमारू वहाँ से जाने लगता है और जाते टाइम वो डोरोरो से कहता है कि याक्कीमारू के अंदर बचपन से ही डीमन फ्लेम्स हैं, अगर वो बढ़ गई तो वो डीमन में बदल जाएगा। उसके बाद हम मियो को देखते हैं जो कि अपने काम पर जा रही होती है और रास्ते में उसको डोरोरो मिलता है। मियो डोरोरो से कहती है कि तुमको पता है कि मैं क्या काम करती हूँ। डोरोरो कहता है कि तुमको ऐसे देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मियो कहती है कि मैं ये सब उन बच्चों के लिए कर रही हूँ और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वो मारे जाएंगे। उसके बाद हम याक्कीमारू को देखते हैं जो कि बच्चों के सामने ट्रेनिंग कर रहा होता है और मियो फिर से अपने काम पर जा रही होती है। डोरोरो से कहती है कि याक्कीमारू को देखते रहना कि कहीं वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए ना चला जाए। वो बच्चे याक्कीमारू को शॉट्स दिखाते जो कि उनको जंग में मिली थी। हम मियो को जंगल में देखते जो कि अपने काम के लिए जा रही होती है और शिकाई क्लेन का एक सैनिक उसको देख लेता है। आगे हम याक्कीमारू को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी जगह पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मियो घर पर आती है तब एक बच्चा मियो को बताता है कि याक्कीमारू उस डीमन से फाइट करने के लिए चला गया है। सुनकर मियो जल्दी से उसको रोकने के लिए जाने लगती है। हम देखते हैं कि मियो के पीछे कुछ सैनिक चुपके से आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ डाइगो के विलेज में एक मंथ बाद बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि याक्कीमारू उस डीमन के बीच फाइट चल रही होती है और देर तक फाइट करने के बाद याक्कीमारू उस डीमन को मार देता है और उस डीमन को मारते ही डाइगो के विलेज में जो बारिश हो रही होती है वो रुक जाती है और एक और डीमन का स्टैचू टूट जाता है और डोरोरो भी याक्कीमारू के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो दोनों वापस लौट कर आते हैं वो देखते हैं कि वनी सैनिक ने सभी बच्चों को मार दिया है। मियो भी घायल होती है। एक सैनिक डोरोरो से पूछता है कि क्या तुम उन लोगों के साथ थे और ये लड़की हमारे यहाँ गलत काम करने आती थी और ऐसे ही दूसरे क्लेन के पास भी जाती थी और ये उनकी जासूस भी हो सकती है, इसलिए हमने इसे मार दिया। ये बोलकर वो सैनिक डोरोरो को मारने वाला होता है। तभी याक्कीमारू सैनिक का हाथ काट कर अलग कर देता है और याक्कीमारू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी मियो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, पर इस बार वो बहुत दर्द में गा रही होती है। की बात सुनकर याक्कीमारू समझ जाता है कि वो मियो है, वो बहुत घायल है। उसके बाद याक्कीमारू पागल सा हो जाता है और उन सभी
सभी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता जाता है। तभी डोरोरो को बीमारू की वही बात याद आती है कि याकिमारू एक मॉन्स्टर ना बन जाए, इसलिए डोरोरो उसको एक लास्ट सैनिक को मारने से रोक लेता है। वो सैनिक वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि याकिमारू आखिरी बार मियो को हक करता है। वो बहुत दुखी होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन चलने पर उनको जंगल में एक स्पाइडर मॉन्स्टर मिलता है। याकिमारू और स्पाइडर मॉन्स्टर में फाइट स्टार्ट हो जाती है और याकिमारू उस डीमन को घायल कर देता है, लेकिन वो बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद डोरोरो को एक विलेज दिखता है, जहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि उस विलेज के लोगों को कोई किडनैप कर रहा है और इस वजह से उन्होंने पूरे विलेज को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा है। और ये सुनकर डोरोरो समझ जाता है कि ये वही स्पाइडर मॉन्स्टर का काम है। दूसरे दिन हम एक आदमी को देखते हैं जिसको एक लेडी जमीन पर बेहोश मिलती है और उस लेडी की तबीयत खराब होती है, जिसकी वजह से वो उसको अपने घर ले आता है और उसको खाना बनाकर खिलाता है जो उस लेडी को अच्छा लगता है। और इस आदमी का नाम याजीरो होता है। फिर याजीरो अपने काम करने के लिए चला जाता है और हमें पता चलता है कि ये लेडी वही स्पाइडर मॉन्स्टर है। उसके बाद हम डोरोरो और याकिमारू को देखते हैं जिनको एक जगह पर बहुत भीड़ दिखती है और उस जगह पर याजीरो भी होता है। और डोरोरो याजीरो से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और याजीरो बताता है जो भी उस किडनैपर को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर डोरोरो खुश हो जाता है और वो दोनों नाइट होने का वेट करते हैं, क्योंकि वो डीमन नाइट में ही शिकार करता है और लोग सिर्फ नाइट में ही गायब हो रहे होते हैं। उसके बाद हम याजीरो को देखते हैं जो कि अपने घर पर वापस आ जाता है और उस डीमन लेडी को बताता है कि आज पहाड़ पर काम करते समय कुछ लोगों की मौत हो गई। याजीरो देखता है कि उस लेडी के बगल में जो बर्तन है उसमें एक कॉकरोच है और वो उसे उठाकर बाहर छोड़ देता है। ये देखकर डीमन लेडी कहती है कि तुमने उसको जाने क्यों दिया, जिस पर याजीरो कहता है कि ह्यूमन और बग्स एक जैसे ही होते हैं और उनकी जिंदगी भी इंसानों की तरह ही होती है। और ये सुनकर लेडी डीमन थोड़ा सा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं पहली बार ऐसे ह्यूमन से मिली हूँ, इसने मुझे ऐसा कुछ बोला है। फिर हम नाइट में लेडी डीमन को देखते हैं जो उठकर याजीरो के पास पहुंच जाती है और उसको खाने वाली होती है, लेकिन ऐसा ना करके वो ह्यूमन वाले खाने को खा लेती है और अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है और कहती है कि तुम उन सभी इंसानों जैसे नहीं हो जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। एक तरीके से डीमन लेडी को वो इंसान पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ हम डोरोरो और याकिमारू को देखते हैं जिनको डीमन अब तक नहीं मिला है और मिलेगा भी कैसे, वो तो विलेज के अंदर है और वो दोनों बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो जाते हैं। दूसरे दिन नाइट में हम लेडी डीमन को देखते हैं जिसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है, जिसको देखकर याजीरो कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुमको डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन उस गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं होता, जिसकी वजह से याजीरो उसको विलेज से बाहर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उनको डोरोरो और याकिमारू मिल जाते हैं। डोरोरो उस डीमन लेडी ये बात सुनकर समझ जाता है कि ये वही स्पाइडर मॉन्स्टर है। ये सुनकर याजीरो को पता चल जाता है कि वो लेडी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी याजीरो बताता है कि लोगों को तो मैं गायब कर रहा था। हमें पता चलता है कि याजीरो उन लोगों को विलेज से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोग काम करके मर रहे थे। याजीरो उनकी यहाँ से निकलने में हेल्प कर रहा था। ये सब विलेज के गार्ड सुन लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेडी मॉन्स्टर उनको पकड़कर उनकी लाइफ फोर्स ले लेती है। ये देखकर याकिमारू उस लेडी मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन वो लेडी मॉन्स्टर याजीरो के साथ बचकर भाग जाती है और वो दोनों एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर याजीरो लेडी डीमन से पूछता है क्या तुमने उन लोगों को मार दिया, जिस पर लेडी मॉन्स्टर कहती है कि मैंने उनको नहीं मारा, मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी लाइफ फोर्स लेती हूँ और मैंने आज तक किसी भी ह्यूमन को नहीं मारा है। याजीरो डीमन लेडी को विलेज से बाहर जाने के लिए एक रास्ता बताता है और वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं, एक सैनिक आकर याजीरो के शोल्डर में तीर मार देता है। जैसे ही याजीरो नीचे गिरता है, ये देखकर लेडी मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और उन सभी लोगों पर हमला कर देती है। तभी याकिमारू वहाँ पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लेडी मॉन्स्टर उसको पीछे धक्का दे देती है। फिर वो याजीरो के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तभी याकिमारू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और लेडी मॉन्स्टर उससे कहती है कि हम दोनों में से आज कोई एक ही जिंदा रहेगा। और ये सुनकर याजीरो उससे बोलता है कि तुम किसी को नहीं मारोगी। लेडी मॉन्स्टर उसकी बात मान लेती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और याकिमारू देखता है कि उस डीमन लेडी के अंदर जो डीमन फ्लेम्स थी वो गायब हो चुकी हैं। और यही देखकर याकिमारू उस लेडी पर हमला नहीं करता और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। और डोरोरो को समझ आता है कि हर एक मॉन्स्टर बुरा नहीं होता। आगे हम डोरोरो और याकिमारू को देखते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हम याकिमारू को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुक कर एक फूल को सूंघ रहा होता है। उसके बाद डोरोरो को पकड़कर सूंघने लगता है और डोरोरो याकिमारू को दूर करता है और ऐसा करते ही याकिमारू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। देखने से पता चलता है कि डोरोरो की तबीयत खराब है। याकिमारू डोरोरो को अपने कंधे पर उठा लेता है और रास्ते में आदमी से हेल्प मांगता है और आदमी कहता है कि मैं एक किसान हूँ, मैं
मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। फिर हम याकीमारू और डोरोरो को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और वो देखती है कि डोरोरो की तबीयत खराब है और वो डोरोरो को अपने साथ उसके घर पर ले जाती है और उसका इलाज करती है। डोरोरो उठ जाता है और उस लेडी को देखकर डोरोरो को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि उस लेडी का फेस बिल्कुल डोरोरो की माँ के जैसा होता है। फिर हम डोरोरो की लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें डोरोरो के साथ उसके माता पिता और सभी विलेजर्स होते हैं। वहीं पर डोरोरो अपने पिता से कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप वॉर में जाओगे तब मुझे साथ में लेके जाना। इस पर डोरोरो का फादर कहता है कि अगर तुम्हारी माँ हाँ कर देती है तो मैं तुमको लेके चलूंगा। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इताची होता है, जो डोरोरो के पिता का दोस्त होता है। तभी दो लोग भागते हुए आते हैं और उनसे कहते हैं कि सामुराई उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं और उस बैटल में दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। बैटल खत्म होने के बाद डोरोरो के फादर वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि हमें ग्रुप में और लोगों को ऐड करना होगा। और हमें पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में जिन सामुराइज के राजा मर जाते थे वो मिलकर अपना एक ग्रुप बनाते थे। लोग खुद को बचाने के लिए उन ग्रुप्स में जुड़ जाते थे। कुछ दिन बाद हम कुछ सामुराइज को देखते हैं जो कि वॉर के लिए रेडी हो रहे होते हैं और डोरोरो के फादर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सामने वाले सामुराई पहले से ही रेडी होते हैं और डोरोरो के पिता को छोड़कर सभी लोग उस वॉर में मारे जाते हैं। और हमें पता चलता है कि इताची ने डोरोरो के पिता को धोखा दिया और वो पहले ही उन सामुराई से मिल गया था और उसने सब कुछ पहले ही बता दिया था। और इताची डोरोरो की फैमिली को जाने देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में उनको भूख लगती है, जिसके लिए वो मरे हुए लोगों के पास जो भी खाना होता है उसको लेकर खाते हैं। कुछ दिन बाद वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं और उस विलेज में सामुराई भी होते हैं जो कि विलेज को जला रहे होते हैं। उनमें से एक सामुराई डोरोरो के फादर को पहचान लेता है और उन पर हमला कर देता है। डोरोरो के फादर उसको मार देते हैं, लेकिन और भी सामुराई उन पर आकर हमला कर देते हैं और एक सामुराई डोरोरो के फादर को मार देता है। फिर डोरोरो और उसकी माँ डोरोरो के फादर को दफना कर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत दिन तक खाना ना मिलने की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी रास्ते में उनको एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पास में एक टेम्पल है और एक लंगर लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ सामुराइज मुफ्त में खाना दे रहे हैं। और वहाँ पर पहुंचकर डोरोरो और उसकी माँ देखते हैं कि वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और इताची भी वहीं पर होता है, जो डोरोरो की माँ को पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। और डोरोरो की माँ उसको कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे कि इताची समझ जाता है कि उसका पति मर चुका है। डोरोरो की माँ खाना लेने के लिए पहुंच जाती है और उसको देखकर खाना देने वाला कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी कटोरी या बर्तन नहीं है, तो तुम फिर खाना किसमें लोगी। और तभी डोरोरो की माँ अपने हाथ को आगे कर देती है और गरम गरम खाना अपने हाथों पर ले लेती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो खाना लेकर डोरोरो के पास पहुंच जाती है। डोरोरो की माँ के हाथ जल चुके होते हैं पर वो कुछ नहीं कहती और ये देखकर मेरा तो रोना आ गया। माँ सच में कितनी अच्छी होती है। आगे हम देखते हैं कि डोरोरो की माँ ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर डोरोरो रोने लगता है और माँ माँ चिल्ला रहा होता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डोरोरो 3 दिन की फीवर के बाद ठीक हो जाता है। याकीमारू और डोरोरो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम डाइगो को देखते हैं, जिसका एक सैनिक उसको बताता है कि हमारी यहाँ की ओल्ड लेडी ने कुछ सालों पहले एक न्यू बॉर्न बेबी को नाव में देखा था, जो कि बिना लिम्स का था। और 3 दिन पहले हमारे कमांडर ने ऐसे ही लड़के से फाइट की जिसके प्रोस्थेटिक आर्म्स लेग थे। ये सुनकर डाइगो समझ जाता है कि ये उसका पहले वाला बेटा है, जो कि उससे बदला लेने के लिए आ रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें ताहोमारू सुन रहा होता है, पर वो उस राज का पता लगाने के लिए इस आदमी को बंदी बना लेता है और उसको ऐसा ड्रग देता है जिससे कि वो आदमी सिर्फ सच बोलेगा। ताहोमारू उससे पूछता है कि मेरे पिता ने तुमको किस काम के लिए भेजा था, और वो आदमी बताता है कि उन्होंने मुझे 16 साल पहले गुम हुए एक बच्चे के पता लगाने के लिए भेजा था। इस पर ताहोमारू सोचता है कि पिता एक बच्चे को क्यों ढूंढ रहे हैं, और इससे पहले कि ताहोमारू उस आदमी से और कुछ पूछे वो आदमी अपनी जीभ को काट लेता है। उसके बाद हम ताहोमारू एक विलेज में देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बताता है कि एक डीमन पूरे विलेज के लोगों को खा रहा है। ये सुनकर ताहोमारू खुद उस मॉन्स्टर को मारने के लिए नदी में चला जाता है। वहाँ पर ताहोमारू के साथी को मॉन्स्टर खाने वाला होता है, लेकिन तभी याकीमारू आकर उसे बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद ताहोमारू याकीमारू से कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ। तभी डोरोरो कहता है कि तुमको हमें थैंक यू कहना चाहिए, तुम तो हमसे ही उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। ये सुनकर ताहोमारू उनसे थैंक यू कहता है। डोरोरो ताहोमारू को बताता है कि याकीमारू अंधा है, ये सिर्फ लोगों की सूल को देख सकता है। ये सुनकर वो शौक रह जाते हैं कि कोई अंधा इतने अच्छे से कैसे फाइट कर सकता है। फिर ताहोमारू उनको पैसे देता है और जाते टाइम याकीमारू अपना नाम ताहोमारू को बताता है। उसके बाद हम डाइगो के विलेज की मार्केट को देखते हैं, जहाँ पर एक पागल औरत होती है जो याकीमारू को देखकर डीमन चाइल्ड आ गया है बोलकर भाग जाती है। दरअसल ये वही औरत होती है जिसे हमने याकीमारू
याकीमारू के बर्थडे पर भागते हुए देखा था। वहीं पर डोरोरो और याकीमारू को बियोमारू मिलता है, जिसको डोरोरो मियू और उन बच्चों के बारे में बताता है और ये सुनकर बियोमारू दुखी होता है। फिर बियोमारू याकीमारू की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि याकीमारू में डीमन फ्लेम्स बढ़ती जा रही हैं। फिर बियोमारू वहां से चला जाता है। आगे हम डाइगो को देखते हैं, जिसके पास ताहुमारू के साथी आकर उसको बताते हैं कि उन्होंने आज एक अंधे लड़की को देखा जिसके हाथ नहीं थे और वो ट्रेवल करते करते मॉन्स्टर को मार रहा है और उस लड़के ने अपना नाम याकीमारू बताया है। ये सुनकर डाइगो समझ जाता है कि ये वही है। उसके बाद डाइगो की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो उस बच्चे के साथ किया तुमको उसकी सजा नहीं मिलेगी, तुम उसका भुगतान जरूर करोगे। जिस पर डाइगो कहता है कि मैं क्या करता, अपने लैंड को बर्बाद होने देता। ये सुनकर डाइगो की बात कहती है, क्या सच में आपने ये अपने लोगों के लिए किया या फिर इस कंट्री पर राज करने के लिए, एक महान राजा बनने के लिए? और डाइगो कहता है कि औरतें कभी भी राजनीति नहीं समझ सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हम ताहुमारू को देखते हैं जो ये सब सुन लेता है और ये सुनकर वो याकीमारू को विलेज में ढूंढने के लिए निकल जाता है और याकीमारू का कुछ पता नहीं चलता। फिर ताहुमारू अपने साथ वालों को बताता है कि याकीमारू का माता पिता के राज से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तभी रास्ते में उसको वही पागल औरत मिलती है जो ताहुमारू को देखकर कहती है डीमन चाइल्ड आ गया है डाइगो को खत्म करने के लिए। ताहुमारू उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर वो पागल औरत बताती है कि यह एक डीमन का श्राप है। डीमंस ने एक बच्चे के हाथ पैर नाक मुंह स्किन सब कुछ खा लिए थे और अब वो बच्चा डाइगो से बदला लेने के लिए वापस आया है। दूसरी तरफ हम याकीमारू को देखते हैं जो एक डीमन से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डाइगो आ जाता है और 16 साल बाद याकीमारू और डाइगो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इससे आगे क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।